अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, 9 मई के आड़ में हुकूमत की तरफ से फिस्ताई हथकंडे तो जारी हैं और खूब पकड़ धकड़ हो रही है। औरतों बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा, बुज़ुर्गों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, बेगुनाह ख़वातीन को घसीट कर थानों में और हवालात में और जेलों में बंद किया जा रहा है। वहाँ ऐसे में दो ज़बरदस्त किस्म की मिसालें सामने आई हैं जो आज मैंने ख़ास तौर पर आज की इस नशिस्त में डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हम्माद अज़हर पीटीआई के रहनुमा हैं, उनके वालिद को गिरफ़्तार किया गया, उसकी क्या वजूहात थी। और दूसरी तरफ नदीम अफजल चंद जो हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके वालिद को भी गिरफ़्तार किया गया। इनकी क्या वजूहात थी और फिर उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा, ये दिलचस्प सी सूरत हाल है, वो मैंने आपके गोश गुजार करनी है। दूसरी तरफ जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का दौरा बाग है आज़ाद कश्मीर, वो कैसा रहा, उनका किस तरीके से इस्तकबाल हुआ और वो क्या इम्पैक्ट क्या क्रिएट करना चाहती थी, किस लिए गई थी, थोड़ा सा इस हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं दो गिरफ्तारियों के हवाले से। हम्माद अज़हर आप जानते हैं कि उन लोगों में से हैं जो जो इस वक्त भी इमरान खान के साथ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं, उन लोगों में से एक हैं। पहली बात तो ये है कि ये हो फ़रख हबीब हो, मुराद सईद हो, ये वो लोग थे जो इमरान खान के साथ पहली मरतबा मंज़र आम पर आए थे और इनके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। लेकिन जिन 2-3 रहनुमाओं ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और अपनी सलाहियतों से इमरान खान को यूँ समझे राज़ी कर दिया, उनमें से जनाब हम्माद अज़हर साहब भी हैं। हम्माद अज़हर साहब को वज़ीर ममलिकत बनाया गया था और बाद में उनकी जो परफॉर्मेंस देखकर इमरान खान साहब ने मुकम्मल उन्हें वज़ीर बना दिया। अच्छा, अब उनका जनाब गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा कि जनाब मेरे 82 साला वालिद मियाँ अज़हर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्हें नामालूम जगह पर ले जाया गया है। वो कहते हैं कि ये बताएं कि मेरे वालिद साहब का क्या कसूर है और उनको, वो शदीद बीमार है, उन्हें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। अच्छा, और दूसरी तरफ नदीम अफजल चंद साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं, वो भी, उनका भी एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा जी कि मेरे 75 साला वालिद हाजी अफजल चंद को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा जी मैं नजफ़ में मौजूद हूँ और मैं जनाब पाकिस्तान में आ रहा हूँ, जो भी गिरफ़्तार करने वाले हैं मैं उनसे कहता हूँ कि आप खुदारा मेरे वालिद साहब को रिहा कर दें और मैं आकर ख़ुद गिरफ़्तारी जब दे रहा हूँ तो आपको क्या ज़रूरत है कि उनको गिरफ़्तार करें। अच्छा, हम्माद अज़हर साहब, तो ये है कि उनके वालिद मियाँ अज़हर साहब के हवाले से जो हमारी नई नस्ल है वो तो शायद नहीं जानती, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। मियाँ अज़हर साहब लाहौर के मेयर रहे हैं। सबसे पहली बात, उनका इस तरह पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ। वो मुस्लिम लीग नून में थे और 1991 से 1993 के दौरान वो बाकायदा गवर्नर पंजाब भी रहे। मियाँ अज़हर उन मादूदे चंद लोगों में से है जिनका बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है और जिन्हें शरीफ आदमी तस्वुर किया जाता है। एक इलेक्शन में मियाँ अज़हर कौमी असम्बली से का इलेक्शन हार गए थे तो, और मियाँ नवाज शरीफ साहब 2 हल्कों से जीते थे, तो इस पर जो सीट खाली की थी मियाँ नवाज शरीफ ने, वहाँ से भी मियाँ अज़हर को एक मरतबा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब कराया गया था। इसके अलावा वो जब लाहौर के मेयर मुंतखब हुए तो उस वक्त जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के मामू थे, उनकी एक फैक्ट्री थी, वो तजावज़ात की आड़ में आती थी और उन दिनों मियाँ अज़हर साहब बड़े ज़ोर शोर से तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे थे। तो कहा जा रहा था कि ये उनका पहला इम्तिहान था कि क्या वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के मामू की जो तजावज़ात हैं वो भी ख़त्म करते हैं या नहीं करते हैं, और इससे पता चल जाता। लेकिन उस वक्त नौजवान थे मियाँ अज़हर साहब, उन्होंने तमाम तर दबाव को बालाए ताक रखते हुए वो जो फैक्ट्री थी वो नाजायज़ तजावज़ात पर मबनी थी, वो इंक्रोचमेंट पर मुश्तमिल थी, उसे गिरा दिया गया था। तो उससे उनका एक इमेज बिल्डिंग शुरू हुई कि ये शानदार आदमी है और ईमानदार और दयानतदार आदमी है। दूसरा, जो मियाँ अज़हर साहब की पहचान है वो कारकुन लवर के तौर पर है कि वो हमेशा कारकुनों का एहतराम करते थे। बाद में उनके इख्तलाफात हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और वो इख्तलाफात भी कारकुनों की बुनियाद पर थे और कोई वजह नहीं थी कि उनके इख्तलाफात होते, और उस पर उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के अंदर अपना एक हम ख्याल ग्रुप बनाया था और बाद में यही हम ख्याल ग्रुप चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के आने पर मुस्लिम लीग काफ बना। लिहाजा वो मुस्लिम लीग काफ के इस लिहाज से बाकायदा फाउंडर मेंबर हैं, साबिक गवर्नर हैं, रुकन असम्बली रहे हैं और उनका एक बहुत बड़ा
प्रोफाइल है। उनके साहिबजादे ने पहली मरतबा इलेक्शन लड़ा 2018 में और इमरान खान के साथ वो खड़े हुए और उन्होंने वो इलेक्शन जीता और वो वजीर ममलिकत बने और बाद में उन्हें मिनिस्टर भी, फुल मिनिस्टर भी, फेडरल मिनिस्टर बनाया गया। तो मियां अजहर साहब का एक अपना एक शनाख्त है। उनकी एक शनाख्त तो ये है ना कि उनके बेटे, बल्कि बेटे की अपने बाप के हवाले से शनाख्त है, लेकिन उनकी एक अपनी शनाख्त है। वो एक सीनियर मुस्लिम लीगी हैं और वो ये वाहिद सियासतदान है जो बाकायदा सियासत से रिटायर्ड हो गए। मतलब ये वो लोग नहीं है जो जनाब ऐसे घसीटते रहते हैं आखिरी दम तक, गर्दन लटकी होती है जनाब, गिरे पड़े होते हैं, आवाज़ समझ नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उठाकर कुर्सी पे बिठाया जाता है, उठाकर गाड़ी में डाला जाता है और लेकिन वो कहते हैं जी सियासत हमने हर सूरत करनी है और वो जो मियाँ मियाँ की आवाज़ें हैं वो लाजमी हर सूरत निकालनी है, हालांकि उनको उसका कोई असर भी नहीं होता। ये बाकायदा सियासत से रिटायर हो गए। लेकिन अब हम्माद अजहर को काबू करने के लिए उनको गुज़श्ता रात गए गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर पूरे पाकिस्तान की तरफ से एक रद्द-ए-अमल आया कि इस कदर तो आप फिस्ताई हथकंडे इस्तेमाल ना करें कि ऐसा शख्स जिसकी उम्र 82 साल है, वो सियासत से रिटायर हुए को अरसा गुजर गया है, शदीद बीमार है, उसे भी उठाकर आप जेल में डाल रहे हैं। जब ये सारी सूरत हाल आई तो फिर एक ड्रामाई अंदाज हुआ, तो उन्होंने कहा जी हमने तो उन्हें उठाया ही नहीं है, हमने तो गिरफ्तार ही नहीं किया है। तो फिर कहा कि अच्छा चलें, फिर उन्होंने गिरफ्तार किया होगा जो बगैर बताए और बगैर शनाख्त के गिरफ्तार करते हैं या उठाते हैं। तो जब ये बात आई तो बहरहाल उन्हें चंद घंटों बाद बाकायदा उन्हें घर वापस आकर छोड़ दिया गया। शायद ये भी हो कि ये बाबा शायद हमारे जनाब लग ना जाए, जिम्मे ना लग जाए, ये एक वजह ये भी हो सकती है। बहरहाल वो वापस आ गए। अच्छा, मियाँ अजहर की बात तो समझ आती है कि उनके साहिबजादे जनाब मुस्लिम लीग PTI में शामिल हैं और इस वक्त वो मतलूब हैं और उन पर इल्ज़ामात भी हैं और वो इस वक्त अंडरग्राउंड हैं। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब उन्होंने तो मार्च 2022 में PTI छोड़ दी थी, जब PTI की बाकायदा हुकूमत थी और उन्होंने उसमें बाकायदा पीपल्स पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार कर दी थी। यानी ये रजीम चेंज ऑपरेशन अप्रैल में 2022 में हुआ, लेकिन उन्होंने 2 महीने पहले ही इसको खैरबाद कह दिया था। अच्छा, फिर क्या वजह थी कि उनके वालिद को भी गिरफ्तार किया गया और ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया कि जब नदीम अफजल चंद साहब नजफ में थे, इराक में थे। दर हकीकत पीपल्स पार्टी के रहनुमा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वफाकी वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने का जो दौरा है, 3 रोज़ा दौरा इराक है, उस दौरा इराक को मैनेज करने के लिए नदीम अफजल चंद को पहले से ही भेजा गया कि वो नजफ जाएं। और जब वो वहाँ पहुँचे तो रात को 3 बजे उन्हें इतला मिली कि उनके वालिद साहब को 75 साल उनकी उम्र है, उनको उठा लिया गया है। तो उन्होंने वहाँ से जनाब वो किया। एक दर हकीकत ये एहतजाज था कि हम आपकी पीपल्स पार्टी के अलाए हैं और उसके बावजूद आप हमें जनाब गिरफ्तार कर रहे हैं और चाहते क्या हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं आकर गिरफ्तारी दे देता हूँ, लेकिन मेरे बूढ़े बाप को आप तंग ना करें, जलील ना करें। तो उनकी जनाब थोड़ा सा प्रोफाइल देख लें जनाब। हाजी अफजल चंद साहब वो पीपल्स पार्टी में रहे, वो साबिक सूबाई वजीर रहे और मतलब वो उन सियासतदानों में से हैं जो असूल की और जनाब असूलों की बुनियाद पर सियासत करते हैं, मफादात की सियासत कम अज़ कम नहीं करते। उनके बेटों यानी नदीम अफजल चंद ने और उनके भाई वसीम अफजल चंद ने PTI में शमूलियत इख्तियार की थी 2018 से पहले। अच्छा, नदीम अफजल चंद इलेक्शन हार गए थे कौमी असम्बली का, लेकिन उनके जो छोटे भाई हैं वसीम अफजल चंद वो इलेक्शन बाकायदा जीत गए थे, MPA बन गए थे। और आपको याद है कि उसके बाद जब हमजा शहबाज साहब के लिए अरकान असम्बली ख़रीदे गए, इवन जनाब खुद जरदारी साहब भी ख़रीदते रहे, तो नदीम अफजल चंद के ज़रिए वसीम अफजल चंद पर भी उन्होंने बहुत अपने भाई पर जोर डाला कि जनाब आप आ जाएं और इस तरफ और उनके वोट दे दें। लेकिन वो उन लोगों में से थे जो अपनी जनाब बात पर खड़े रहे। बल्कि जब नदीम अफजल चंद जाने लगे थे पीपल्स पार्टी में वापस, तो उनके वालिद ने और उनके जनाब छोटे भाई ने वसीम अफजल चंद ने उन्होंने कहा था जी ये उनका ज़ाती फ़ैसला है और हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं। लेकिन ये चूँकि फिस्ताई हथकंडे जारी हैं और ये नहीं देखा जा रहा कि किसकी क्या शख्सियत है, उसका क्या दरमियान में रोल है, उनकी क्या एहतराम है, क्या इज़्ज़त है, उनको पुलिस के नाम पर और पुलिस के नाम के बगैर भी
उन पर वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की आवाज़ है वो सिर्फ पाकिस्तान में सुनाई नहीं दे रही बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब बल्कि इस हवाले से बातें की जा रही हैं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पर ह्यूमन राइट्स के हवाले से तमाम जो इमदाद है वो इस हवाले से इंसानी हकूक़ के हवाले से मशरूत कर दी जाए। अगर हुकूमत यही हथकंडे इख्तियार करती है, अपने मुखालफिन को दबाने के लिए रियासत के वसाइल का इस्तेमाल करती है, रेंजर्स का इस्तेमाल करती है, पुलिस का इस्तेमाल करती है, तो ऐसी सूरत में ऐसी हुकूमत को कोई भी इमदाद नहीं दी जानी चाहिए। इस हवाले से बाकायदा प्लानिंग हो रही है। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन से आवाज़ आ चुकी है, अमरीकी जनाब कांग्रेस से आवाज़ आ चुकी है, और सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से इस हवाले से बाकायदा कहा गया था। दुनिया में जो बड़ी तंजीमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो इस हवाले से बाकायदा शोर भी मचा रही हैं। तो नदीम अफजल चंद के वालिद हाजी अफजल चंद साहब को, साबिक सूबाई वजीर को, सिर्फ इस वजह से जनाब उन्हें गिरफ्तार किया गया कि उनके जो छोटे भाई वसीम अफजल चंद हैं वो पीटीआई को क्यों नहीं छोड़ रहे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे। ये भी नहीं देखा गया कि उनका प्रोफाइल क्या है और क्या सूरत हाल है। बहरहाल ये उनके हथकंडे हैं जनाब। अब आखिर में बात करते हैं, आज जलसा था जनाब बाग में मुस्लिम लीग नून का। आज़ाद कश्मीर का इलाका है और बाग वही इलाका है जिसमें जनाब 5 मई को वहाँ पर हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वहाँ पर जाकर जलसा कर चुके हैं। 22 मई को जाके उन्होंने 22, 23, 3 दिन जो है वहाँ आज़ाद कश्मीर में गुजारे, और 22 मई को उन्होंने जनाब जो आज़ाद कश्मीर की कौंसिल का इजलास था उसे खिताब किया था, और 23 को बाग में ही उन्होंने जलसा किया था। अच्छा, अब जब वो खिताब था वो भी आपको याद है, वो पूरी दुनिया में तमाशा बना था। एक तरफ तो जनाब G20 का इजलास हो रहा था मकबूजा कश्मीर में, और इधर ठट्ठे मखौल हो रहे थे कि देखो जी हमने कैसे जनाब पीटीआई की हुकूमत गिराई है, और देखो जी उन्हीं पीटीआई के लोगों के ज़रिए हम खुद हुकूमत करके बैठे हैं। इस किस्म का मजाक और जनाब बहुत सारी अजीब सी हरकतें हो रही थी। इसका बाकायदा जो टेलीविज़न चैनल्स हैं इंडिया के, उन्होंने इनकी इमेच्योरिटी और जनाब सीरियसनेस के फुकदान पे के हवाले से बाकायदा प्रोग्राम किए। अब मरियम नवाज साहिबा वहाँ क्यों गई थी? वहाँ आपको मालूम है कि सरदार तनवीर अलियास साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं पीटीआई के, उनको जनाब वहाँ से नाअहल करार दिया गया। तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में उनको बाकायदा नाअहल करार दिया गया था, तो उनकी सीट खाली हुई थी, उस पर जनाब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन कौन लड़ रहे हैं? मुश्ताक मिन्हाज साहब। मुश्ताक मिन्हाज साहब से जो हमारे जनाब मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने उन्होंने बाकायदा आज टीवी पर एक प्रोग्राम किया था, करते थे ये थे, और दूसरी तरफ नुसरत साहब थे। ये दोनों मिलकर एक प्रोग्राम करते थे और थोड़ी सी उसमें नोक झोंक होती थी और बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम होता था। लेकिन बहरहाल बाद में मुश्ताक मिन्हाज साहब नून लीग में चले गए, और फिर वो जो उनकी हुकूमत बनी थी वहाँ आज़ाद कश्मीर के वो वज़ीर इत्तलात भी बाकायदा मुकर्रर हुए थे। अब जो 2021 में इलेक्शन हुआ था उसमें मुश्ताक मिन्हाज साहब हार गए थे इलेक्शन पीटीआई से, लेकिन अब चूंकि हालात तब्दील हो चुके हैं और अब अपनी मर्जी से चूंकि फैसले करने हैं, तो वहाँ पर एक मरतबा फिर इलेक्शन का ढोंग रचाया जा रहा है, और वो तनवीर अलियास की सीट पर जनाब वो इलेक्शन लड़ा जा रहा है। 8 जून को ये इलेक्शन होगा, और उसमें अच्छा इसमें मरियम नवाज साहिबा का जो रोल था, मरियम नवाज साहिबा वहाँ गई और उनके खिताब से हमें कम से कम एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि मोहतरमा के पास, इवन पीडीएम की तमाम जमातों के पास इस वक्त सेल करने के लिए, बेचने के लिए कोई चूरन नहीं है। एक ही चूरन बच गया है जनाब, और वो है 9 मई। अब जनाब ये जाकर वहाँ खिताब करेंगे कि देखें जी वहाँ पर जनाब हमारे शोहदा के तकरीम नहीं की गई, हमारे शोहदा की जनाब इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखा गया, इस पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। और मैं खुद कह रहा था कि जब इस बुनियाद पर बयानिया होगा, जो एक हवाई कैसल है, कैसल इन द रे, हवा में जनाब किला तामीर किया गया है और रेत की दीवार बनाई गई है, इसको तो इमरान खान का एक बयान नहीं इसको ख़त्म कर देना है, गिरा देना है। क्यों? इमरान खान ने कहना है कि ये जो 150 शरपसंद थे ये तो आपकी यानी नून लीग के गुल्लू बट थे, और उनमें से ज़्यादातर जनाब एजेंसियों के लोग थे, और वो जनाब पीटीआई के लोग ही नहीं थे। जब वो ये कहेंगे तो ये क्या रह जाएगी। और दूसरी बात ये है कि किसी को कहना कि ये मेरा मुखालिफ है, ये फलां का मुखालिफ है, जबकि वो कह रहा हो कि नहीं जी हम पाक फौज से प्यार करते हैं, पीटीआई के लोग कह रहे हैं हम पाक फौज से, पाकिस्तान से, बल्कि आपसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती जनाब गद्दार बनाने पर, और ऐसी सूरत में कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है,
तो गोया आप 70% पाकिस्तान को पाकिस्तान का मुखालिफ बनाने पर तुले हुए हैं। ये आपकी अजीब सी लॉजिक है। लेकिन मुझे लग ऐसे रहा है कि आज जिस तरीके से उन्होंने खिताब किया, और उनके खिताब में कोई और पॉइंट नहीं था, सिर्फ एक पॉइंट था कि जनाब 9 मई के वाक़या के ये लोग जिम्मेदार हैं। और जब ये 9 मई के वाक़या से पर्दा उठेगा तो इन लोगों के पास दिखाने के लिए और बेचने के लिए कोई चूरन नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि इनकी ये जाकर इलेक्शन में किस तरह जाएंगे, अभी इन्हें मजीद बयानी शायद ज़रूरत होगा, और फिर अभी बहुत कुछ अब ये चाहेंगे हमारे हाथ आए और उसके बाद ये फिर इलेक्शन में जा सके। सामीन, ये अब तक की मेरी मारूज़ात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।